नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आ चुकी है आपकी साइंस की एग्जाम और मुझे लगता है कि आपको कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आइए उन टॉपिक्स का हम सफाया कर देते हैं। किस प्रकार के वो टॉपिक है देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोशिका, दूसरे नंबर पे चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है प्रकाश। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका के चैप्टर की। तो कोशिका का जो चैप्टर है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें आपको दो अंतर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला आपको अंतर पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आ सकता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो ये दो आसान से क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों में अंतर देखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोशिका की संरचना की, तो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोशिका जो होती है, ये जो गोल आपको परिधि दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं कोशिका की झिल्ली। इसका क्या नाम होता है? कोशिका झिल्ली। अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो इसके बाहर एक आवरण और पाया जाता है कुछ इस प्रकार। इस आवरण को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। लेकिन ध्यान रखें, अंतर में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाती है, किंतु कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो कि कोशिका का नियंत्रण करता है, और झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में कुछ द्रव भरा हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं कोशिका का द्रव्य। इसका नाम क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? इसकी संरचना या इसके आकार को बनाए रखता है। कैसे? अगर ये द्रव नहीं होगा तो इसकी जो साइज है वो सिकुड़ जाएगी, अतः कोशिका का आकार बिगड़ जाएगा। तो कोशिका द्रव इसके आकार को बनाए रखता है। अगर मैं बात करूं तो कोशिका के अंदर छोटे मोटे इस प्रकार के कुछ अंग पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है या आपको पूछा जा सकता है, तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। इसके अलावा कोशिका के चैप्टर से और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में। तो देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला, और मुझे जहां तक लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार की ये प्रोसेस होती है। तो आइए इसे हम फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम एक विलयन डाल देते हैं। विलयन कौन सा होगा? विलयन वही होगा जिस धातु पर हमें विद्युत लेपन करना होता है। तो पहले इस शब्द को समझिए। लेप का अर्थ क्या होता है? किसी के ऊपर लीपना, यानी कि पहले से कोई धातु है और उसके ऊपर हम किसी ना किसी और धातु का क्या कर रहे हैं? लेप कर रहे हैं। लेकिन जो लेप हम कर रहे हैं वो हमारे हाथों द्वारा नहीं किया जा रहा, वो किसकी वजह से किया जा रहा है? वह विद्युत धारा की वजह से किया जा रहा है। तो विद्युत धारा की वजह से किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत को चढ़ा देना ही क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। अब अगर ये प्रोसेस पूछे कैसे होती है या आपको इसका नामांकित चित्र पूछे, तो आपको कुछ इस प्रकार बना के आना है कि सबसे पहले एक बीकर लेना है या एक पात्र लेना है, उसमें जिस धातु को आपको विद्युत लेपित करना है उस धातु का ही विलयन भरना है, और फिर आपको दो इलेक्ट्रोड लेने हैं और उनसे प्लेटें संयोजित कर देनी है उन धातुओं की जिन धातुओं पर आपको विद्युत लेपन की प्रक्रिया करनी है। अब आपको इनको क्या करना है? इनको बैटरी से कनेक्टेड कर देना है और इस प्रकार आपका ये परिपथ पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे, इसके अंदर मान लीजिए ये कॉपर धातु है और ये भी कॉपर धातु है, तो ये जो विलयन होगा वो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा CuSO4 का। और तो और इसके अंदर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी डालेंगे जिसे हम बोलते हैं H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे ये विलयन बन जाएगा और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे ये जो कॉपर है वो एक प्लेट से निक्षेपित होकर इस विलयन में आएगा और इसका जो कॉपर है वो इसके ऊपर चारों तरफ चढ़ जाएगा। कुछ देर पश्चात जब हम देखेंगे तो ये प्लेट जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी और ये वाली प्लेट थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो इस पूरी परिघटना को हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो आप देखिए, हमारे द्वारा सिर्फ प्लेटों और इलेक्ट्रोडों को लगाया गया था। जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ऑटोमेटिक विद्युत का लेप हो गया, धातु का लेप हो गया। और ये सारा का सारा काम किसकी वजह से हुआ है? बैटरी की वजह से, यानी विद्युत धारा की वजह से।
इसीलिए इस परिघटना को हम विद्युत लेपन कहते हैं। याद रखना, एल्यूमिनियम की बहुत सारी जो वस्तुएं होती है उन पर ज़्यादातर विद्युत लेपन किया जाता है, जो हम आजकल बाजारों में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, प्रकाश की। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आइए फटाफट से हम समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश की ओर। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के अंदर सबसे पहले आपको प्रकाश के कुछ गुण पता होने चाहिए। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करेगा। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की एक परिघटना जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले आप एक नियम और याद रखिए, प्रकाश की जो गति होती है वह सबसे तेज होती है। अब प्रश्न ये आए कि प्रकाश की गति सबसे तेज कौन से माध्यम में होती है, तो देखिए माध्यमों के प्रकार ये है कि सबसे तेज जो गति होती है वह निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब अंतरिक्ष आप समझ सकते हो, जहां पर वायु नहीं होती है। उसके पश्चात इसकी जो गति होती है वो वायु में होती है। उसके पश्चात द्रव में होती है, और सबसे कम जो गति होती है वो ठोस के अंदर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ध्वनि की, तो ध्वनि का इसका बिल्कुल विपरीत होता है सिस्टम। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में होती है और निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा होता है और ठोस में प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की मात्रा ठोस में ज्यादा होती है, जबकि प्रकाश की मात्रा निर्वात में ज्यादा होती है। दोनों की स्पीड का आपको अंतर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन समझिए। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये कोई सतह है, और इसे हम परावर्तक सतह बोलेंगे क्योंकि इससे प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी यह एक अपारदर्शी सतह है, इससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। तो ये एक सतह हो गई। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई प्रकाश का स्रोत है जहां से प्रकाश निकल के आएगा, तो ये प्रकाश इससे जैसे ही आकर के टकराएगा, तो टकराने के पश्चात वह इस बिंदु से मुड़ करके वापस चला जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये जो बिंदु था, अगर हम यहाँ पर बराबर में एक अभिलंब डाल दें तो हम ये देख पाएंगे कि प्रकाश जब आया तो इस अभिलंब के साथ इसका कोई कोण बन रहा था। ठीक है, इस कोण का क्या नाम होगा? तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस किरण का क्या नाम है। परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसीलिए इसका नाम जो होगा वो होगा आपतित किरण। ठीक है, यहां से प्रकाश का परावर्तन हो गया तो इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और अब हमने इन दोनों के बीच में क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया, यानी बीचों बीच में एक रेखा खींच दी, इसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो देखिए पहले ये समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से आता है तो किसी ठोस सतह से टकराकर पुनः वह उसी माध्यम में लौट आता है। इसी परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस से रिपीट करता हूं, प्रकाश एक माध्यम से जब आता है तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है, और हम दोनों के बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। अब देखिए, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है उसे बोलेंगे कोण आई, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं कोण आर। तो अगर आपके इसमें क्वेश्चन आए कि प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता हुआ एक नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये वाला चित्र बना करके आना है। ये दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण है, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये बीच में अभिलंब डाला हुआ होता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब देखिए, परावर्तन के साथ साथ परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। तो बात करते हैं नियम नंबर 1 की। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि परावर्तक सतह तो पूरी है, लेकिन पूरी सतह से परावर्तन नहीं होता। परावर्तन किसी एक बिंदु से होता है और उस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह नहीं कि आपतित किरण यहां होगी, परावर्तित किरण यहां होगी, अभिलंब हम बीच में डाल देंगे, नहीं, तीनों एक ही जगह होंगे जहां से परावर्तन हो रहा होता है। दूसरा नियम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम भी है, ध्यान रखिएगा इसका, कि आपतन कोण का जो मान होता है यानी कोण आई जो होता है
वह हमेशा बराबर होता है कोण आर के, यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो मान लीजिए मैंने कहा कि कोई किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो बताइए उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन के दूसरे नियम से हमें पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब इसका परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन आ सकता है और मुझे लग रहा था आपको इसमें डिफिकल्टी थी, लेकिन उम्मीद करता हूं अब आपकी जितनी भी कठिनाइयां थी वो दूर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं परावर्तन के प्रकारों की। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला जो परावर्तन का प्रकार है उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन किसी फिक्स रेखा में हो, मान लीजिए परावर्तक जो सतह है वो कैसी होगी? समतल। और जब परावर्तक सतह समतल होती है तो देखिए किरणें जब आती है तो सीधी निकल जाती है, यानी कि किरणों की एक निश्चित दिशा होती है कुछ इस प्रकार से। तो इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, जहां आने की दिशा भी निश्चित होती है और जाने की दिशाएं भी निश्चित होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। ध्यान रहे, नियमित परावर्तन सदैव और सदैव समतल सतह पर ही होता है। दूसरे परावर्तन का प्रकार देखिए, परावर्तन का दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में जो सतह है वह कुछ इस प्रकार खुरदरी होती है, यानी इसमें किरणों का आना और जाना निश्चित नहीं होता है। यहां से अगर कोई किरण आएगी तो वो इस प्रकार घूम जाएगी, यहां से अगर कोई किरण आएगी तो वो इस प्रकार घूम जाएगी, यहां से किरण आएगी तो वो इधर घूम जाएगी। अब देखिए यहां पर एक सिस्टमेटिक क्रम से परावर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ किरणों का कोई पता नहीं है किस प्रकार से आ रही है और किस प्रकार से जा रही है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? विसरित, यानी कि फैलना। और अगर एक सीधी रेखा में होती है तो इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो है दर्पण। तो बात करते हैं दर्पण की। तो सबसे पहले आप देखिए दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो दर्पण होता है वह होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो दर्पण का प्रकार है उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसकी जो सतह है वह गोल नहीं होकर के बिल्कुल सीधी यानी कि सपाट होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की जो सतह होती है वो कुछ इस प्रकार गोलाई में होती है। तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हो गए, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। तो इनका भी हम नाम दे देंगे। अगर गोलीय दर्पण की जो सतह है वो अंदर से परावर्तक सतह हो, यानी कि अंदर से उसमें परावर्तन होता हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और अगर बाहर से परावर्तन हो तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण, उसमें कुछ नियम होते हैं, तो हम उन नियमों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं समतल दर्पण की तरफ। समतल दर्पण में जब भी परावर्तन होता है तो पहला पॉइंट, इसमें लंबाई जो होती है वह वस्तु की बराबर होती है, यानी कि जितना मैं लंबा आपको इस प्रकार दिख रहा हूं, समतल दर्पण में मेरी लंबाई उतनी ही दिखाई देगी जितना मैं हूं। एक्चुअल में लंबाई हो चाहे मोटाई हो, समतल दर्पण में बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण में हमेशा पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी राइट जो साइड है वह दर्पण में लेफ्ट होगी और लेफ्ट साइड दर्पण में राइट होगी। तीसरा पॉइंट देखिए, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है, यानी जितनी दूर आप दर्पण से खड़े हुए होंगे उतनी ही दूर आपको दर्पण दिखाएगा, यानी कि इसमें लंबाई समान होती है, दूरी समान होती है और पार्श्व परिवर्तन होता है। लेकिन गोलीय दर्पणों में कुछ अंतर होता है। यहां पर देखो पार्श्व परिवर्तन तो होगा ही, साथ में उत्तल दर्पण वस्तु को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, जबकि अवतल दर्पण वस्तु को क्या कर देता है? बड़ा। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो ऐसे याद रखिएगा, उत्तल जो नाम है वह छोटा है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, अवतल नाम में लेने में थोड़ा बड़ा है तो यह वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा। अब हम जो गाड़ियां चलाते हैं तो जो हमारे साइड ग्लासेज होते हैं उसमें हम इतने से ग्लास में इतने बड़े ट्रक को देख नहीं पाते, तो ट्रक को हमें छोटा करके दिखाया जाता है। तो साइड ग्लास में कौन सा दर्पण काम में आता है? उत्तल दर्पण। जब डॉक्टर चिकित्सालय में हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो दांतों का जो डॉक्टर होता है वह दांतों को बड़ा करके देखना चाहता है, इसलिए वहां पर दांतों का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग
करता है। तो कुछ इस प्रकार आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं नेत्रों की। अभी तक हमने समझा किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन का होना अति आवश्यक होता है, यानी हम वस्तुओं को केवल परावर्तन की वजह से देख पाते हैं, लेकिन हम अपने नेत्रों की वजह से भी तो वस्तु को देखते हैं। तो अब हम नेत्र के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो नेत्र की संरचना समझिए, कुछ इस प्रकार का आपका नेत्र होता है, इस प्रकार। तो फटाफट से देखिए नेत्र में कौन कौन सी वस्तुएं होती है और क्या क्या उनका कार्य होता है। तो नेत्र में सबसे बाहरी जो परत होती है, ये वाली जो परत होती है बाहरी परत, उसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। क्या नाम होता है इसका? श्वेत पटल। अब आप आंखों में देख सकते हो जो सफेद सफेद आपको दिखाई दे रही है, उसे ही हम श्वेत पटल कहते हैं। यह काम क्या करती है? हमारे नेत्र की बाहरी आघातों से, यानी बाहर से जो भी चोट वगैरह लगती है उनसे सुरक्षा करने का काम करती है। इसके पीछे यहाँ पर रक्त कोशिकाएं होती है, इसलिए इसे हम रक्तक पटल बोलते हैं। यह हमारे काम का नहीं है। अगर आप बीच में देखोगे तो आपको आंख ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी, उसी ब्लैक में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। इसका नाम क्या है? कॉर्निया। और इसका दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल। कॉर्निया क्या काम करता है? यह पूर्णतः पारदर्शी होता है। ध्यान रहे, कॉर्निया पूर्णतः पारदर्शी होता है, और यह पारदर्शी इसलिए होता है ताकि प्रकाश की मात्रा अंदर जा सके। अगर मैं बात करूं कॉर्निया के पीछे, तो कॉर्निया के पीछे आपको एक लिक्विड भरा हुआ दिखाई देगा। इस लिक्विड को हम बोलते हैं जलीय द्रव्य। क्या नाम होता है इसका? जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य क्या होता है? यह प्रकाश की मात्रा को अंदर जाने के लिए एक निश्चित माध्यम प्रदान करता है। उसके बाद यहां पर पाया जाता है एक लेंस, जिसे हम बोलते हैं नेत्र लेंस। और ये जो नेत्र लेंस होता है वो यहाँ पर पक्षमापेशियों के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसके पश्चात जब आप देखोगे तो हमारा ये जो कॉर्निया है, इसके पीछे आपको किसी की आंखें भूरी दिखाई देगी, किसी की काली और किसी की नीली। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार मांसपेशियां दिखाई देगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ मांसपेशियां दिखाई देगी जब आप आंख के अंदर देखते हो। तो इन मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं? इन मांसपेशियों को हम बोलते हैं परितारिका। परितारिका ये क्या काम करती है? तो परितारिका के बीच में ये जो छोटा सा छिद्र है, इस छिद्र को बोला जाता है पुतली। तो परितारिका जो होता है वह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कि पुतली का आकार छोटा होगा या बड़ा। अब प्रश्न ये आता है कि पुतली का आकार छोटा या बड़ा क्यों होता है? तो जब भी हम तेज धूप के अंदर जाते हैं तो वहां प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है, तो इतना अधिक प्रकाश हमारी आंखों के लिए उचित नहीं होता। तो ये मांसपेशियां फैल जाती है, जिससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है और निश्चित प्रकाश की मात्रा ही आंखों में जा पाती है। अचानक से जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो पुतली का आकार छोटा रहता है और अंधेरे कमरे में इतना प्रकाश नहीं होता, इसलिए कई देर तक हमें कमरे में साफ दिखाई नहीं देता है। अंधेरे कमरे में जैसे ही कुछ देर हो जाती है तब ये जो मांसपेशी है वापस फैल जाती है, वापस सिकुड़ जाती है और पुतली का आकार फैल जाता है, जिससे उचित प्रकाश की मात्रा अंदर जा पाती है। तो प्रश्न अगर आए पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो भी आंसर परितारिका होगा। बाहरी आघातों से सुरक्षा कौन करता है? श्वेत पटल। और स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं? कॉर्निया को। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर जब भी आपने नाम सुना होगा नेत्रदान का, तो उसमें कॉर्निया को ही दान किया जाता है। आगे देखिए, इसके मध्य का ये जो हिस्सा है, इसमें एक द्रव्य भरा हुआ होता है। इस द्रव्य को हम बोलते हैं काचाभ द्रव्य। क्या बोलते हैं इसे? काचाभ द्रव्य। अब ये लास्ट में देखिए, यहाँ पर एक हिस्सा पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। अब रेटिना क्या काम करता है कि जब भी प्रकाश की मात्रा अंदर आएगी और यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनने के लिए एक पर्दा चाहिए होता है। तो जो पर्दा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। अगर प्रश्न आए वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए रेटिना या दृष्टि पटल पर। इसके जस्ट नीचे एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? यह एक ऐसा हिस्सा होता है जहां अगर गलती से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो हमें वह वस्तु दिखाई नहीं देगी। नाम ही देखो इसका अंध बिंदु है, मतलब इसको अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बन जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। कहने का मतलब है वह वस्तु से दिखाई नहीं देती है। कई बार हमारे सामने होता है
कि वस्तु हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अंध बिंदु के ऊपर बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आंख से रिलेटेड थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता था जो मुझे लगा कि आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो मैंने कोशिश की इन्हें समझाने की। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। श्वेत पटल आंख की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह नेत्रदान में काम में आता है। इसके पीछे की तरफ जलीय द्रव पाया जाता है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में काचाप द्रव होता है। आगे देखिए, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में काचाप द्रव होता है और रेटिना के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जो पुतली होती है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है परितारिका के माध्यम से। परितारिका क्या होती है? यह एक मांसपेशियों का समूह होता है और इसी की वजह से हमें आँख काली, नीली या फिर भूरी दिखाई देती है। अधिकतर में ये जो परितारिका होती है वह काली या फिर भूरी होती है। तो इस प्रकार मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जितने जो डिफिकल्ट टॉपिक थे जो भी मुझे लगाए मैंने समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।